12वीं कक्षा इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। अब हम दूसरे चैप्टर पे चर्चा करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का रिव्यू किया जाए, समीक्षा की जाए, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हो। एक 1947 से लेके 1990 तक, जब से देश को आज़ादी मिली तब से लेके 1990 तक। और दूसरा आप बांट सकते हो 1990-91 से लेके 2026 तक, जहां पे आपको 1947 से लेके 1990 तक के बीच में आप ये देखोगे कि देश में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, राज्य के क्षेत्र का हस्तक्षेप, सरकारी क्षेत्रों की भूमिका, कोटा क्षेत्र, ये सब ज्यादा रहे। वहीं पे 1990 के बाद आप देखोगे कि देश के अंदर नई आर्थिक नीति आने के बाद देश में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एलपीजी का आगमन हुआ और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल दिया। लेकिन इस चैप्टर में हम पहले वाली अवस्था पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम 1947, 1950 से लेके 1990 तक की हमारी अर्थव्यवस्था में, इंडियन अर्थव्यवस्था में क्या विशेषता देखने को मिली और हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे कदम बढ़ाया अपनी इकोनॉमिक को एक नया मुकाम और आधुनिकीकरण को में लाने के लिए, इसमें हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो देश के अंदर जब 1947 में देश को आज़ादी मिली, तो देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह सोवियत यूनियन में पंचवर्षीय योजनाएं कितनी सफल हुई थी उसको देख चुके थे और पूरी तरह उससे प्रभावित थे। इसलिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उन्होंने देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसको योजना आयोग ने तैयार किया, 1951 और 1956 के बीच में रही। और इन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक उन्नति लानी थी, उच्च समृद्धि लानी थी, देश के अंदर आर्थिक समानता के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाएं वो योजनाएं होती हैं जब हम देश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से देश में एक निश्चित समय पे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निश्चित संसाधनों के माध्यम से निश्चित समय पे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं। जैसे कि संसाधन, आप जितना बजट रखना चाहो उतना बजट रखो, उद्देश्य जो भी आपके सामने है उसको रखो और समय 5 साल। जब ये समय, उद्देश्य और संसाधन मिलते हैं तो ये पंचवर्षीय योजना का एक स्वरूप तैयार होता है। पंचवर्षीय योजनाओं में जब जहां 1951 और 1956 के पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया, तो देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में लागू हुई और इसके प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक माने जाते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं ना कहीं इन्होंने उद्योगों को बहुत अधिक महत्व दिया, जिससे कि देश के आर्थिक विकास को एक नया आयाम मिला। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हम आते हैं कि क्या पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में पूरी तरह से सफल हुई या असफल हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं से हमने उद्योगों को बढ़ावा तो दिया ही, अर्थव्यवस्था में गति भी लेके आए। हमारे देश में हरित क्रांति भी आई, हमारे देश में श्वेत क्रांति भी आई, देश में आधारभूत संरचना का भी विकास हुआ, शिक्षा का भी विकास हुआ। लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में पूरी तरह से गरीबी को, बेरोजगारी को, अशिक्षा को दूर नहीं कर सकी। तो हम इसको एक तरह से नॉर्मल या सामान्य तौर पे
कुछ इसकी उपलब्धियों और कुछ इसकी कमियों को लेके हम इसको चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो ये कृषि में, उस समय में कृषि में भी बहुत बड़ी समस्या थी कि कृषि के अंदर हम क्या सुधार करें। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो कृषि में जमींदारी और सामंती व्यवस्था के कारण कृषि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो एक तरह से भारतीय कृषि में सुधार लाते हुए छोटे जो जोत थे उन्हें बड़े किए गए, सामंती और जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया। लेकिन 1960 में फिर हमारे देश में खाद्यान्न संकट ने हमारे देश की कृषि व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया। लेकिन फिर हमारे देश के अंदर जो कृषि में एक टर्निंग पॉइंट आया 1965-66 में, जब हमने HYB बीजों का प्रयोग किया और उसके बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई। अनाज के उत्पादन में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए और देश में खाद्यान्न की समस्या हल हो गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को आर्थिक संपन्नता और किसानों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद हमारे देश में उद्योगों को भी विकास करने के लिए, कृषि के बाद उद्योगों के विकास करने के लिए भी ध्यान दिया गया और औद्योगिक नीति 1956 में प्रस्तुत की गई। इस औद्योगिक नीति में 3 तरह के उद्योगों का चर्चा रहा, ए, बी और सी। ए में सरकारी क्षेत्र थे जिसमें टोटल 17 उद्योग थे। बी में संयुक्त, मतलब सरकारी और निजी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें टोटल 12 क्षेत्र थे। मतलब 12 क्षेत्रों को संयुक्त में रखा गया, सरकारी और निजी में। 17 क्षेत्रों को सरकारी में रखा गया और बाकी जितने क्षेत्र बच गए उनको निजी में रख दिया गया। तो ए, बी और सी, पहले पे सरकारी को अहमियत दी गई, दूसरे पे संयुक्त सरकारी और निजी को अहमियत दी गई और सी में निजी को अहमियत दी गई। और ये औद्योगिक नीति 1956 में प्रस्तुत हुई, जिसने भारतीय औद्योगिक व्यवस्था को काफी हद तक एक नई विशेषताओं में ढाल दिया। उसके बाद हमारे देश के अंदर जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो इन्होंने सबसे ज्यादा चोट हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों पे किया था। तो भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया कि देश के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें श्रम प्रधान उद्योग हो। इस लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों से देश में आत्मनिर्भरता आए, स्वरोजगार को बढ़ावा मिले और ये जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है कहीं एक जगह ना हो, इनका विकेंद्रीकरण हो, ये पूरे देश में दिखाई दे। अब आ जाता है कि भाई कृषि हो गया, उद्योग हो गया, उसके बाद लघु और कुटीर उद्योग हो गया, हमारे व्यापार की क्या दशा थी। देखो हमारा जो व्यापार था उस समय बहुत ही पिछड़ी अवस्था में था, दयनीय अवस्था में था और हमारा जो व्यापार था आयात हो या निर्यात हो, कभी भी विदेशी तरीकों से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए सरकार ने अपने आयात और निर्यात को एक नई श्रेणी में ढालने की कोशिश की, जिसके अंदर प्रशुल्क व्यवस्था स्थापित की, कोटा श्रेणी रखा और भारतीय व्यापार में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में ना जाए। कोटा को रख के कुछ उद्योगों को रिजर्व किया गया, प्रशुल्क व्यवस्था लगाई गई, जिसके और ये बात इस बात का ध्यान रखा गया कि देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बचा रहे।